हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टार ऑनलाइन एकेडमी। यह वीडियो आगामी विभिन्न परीक्षाओं जैसे यूपीएससी, पीसीएस, नेट, जेआरएफ के प्रारंभिक परीक्षाओं को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है, जिसमें सामान्य अध्ययन के अलग अलग खंडों का मॉडल प्रश्न तैयार किया गया है। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। इससे संबंधित कुछ मॉडल क्वेश्चंस मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विश्ववित्तीय वनों की अद्वितीय विशेषता है? पहला, ऊंचे घने वृक्षों की विद्यमानता जिनके कीट निरंतर वितान बनाते हैं। दूसरा, बहुत सी जातियों का सह अस्तित्व हो। तीसरा, अधिक पादपों की असंख्य किस्मों की विद्यमानता हो। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल एक, बी केवल दो, बी 2 और 3, सी 1 और 3, डी 1, 2 और 3। राइट आंसर सी 1, 2 और 3। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। विश्ववित्तीय वन ऐसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में मिलते हैं जहां 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। लंबे चौड़े पत्ते वाले सदाबहार पेड़ यहाँ की प्रमुख वनस्पतियां हैं। ऊंचे एवं चौड़े पत्ते वाले वन की सतह पर पत्तेदार वितान का गठन करते हैं। वितान का ऊपरी हिस्सा अक्सर समृद्ध अधिपादप वनस्पति का समर्थन करता है। विश्व भर की लगभग 80% जैव विविधता विश्ववित्तीय वनों में पाई जाती है। नेक्स्ट, वेटलैंड्स इंटरनेशनल नामक संरक्षण संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? पहला, यह रामसर अभिसमय के हस्ताक्षरकर्ता देशों द्वारा बनाया गया एक सरकारी संगठन है। दूसरा, यह ज्ञान के विकास और संग्रहण के लिए तथा व्यवहारिक अनुभव का बेहतर समर्थन हेतु पक्ष समर्थन करने के लिए क्षेत्र स्तर पर कार्य करता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल एक, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 न ही 2। राइट आंसर बी 1 और 2 दोनों, केवल 2। आइए इसकी व्याख्या। वेटलैंड इंटरनेशनल एक गैर सरकारी एवं गैर लाभकारी वैश्विक संगठन है जो आर्द्र भूमियों एवं उसके संसाधनों को बनाए रखने तथा उन्हें पुनः स्थापित करने हेतु कार्यरत है। यह संगठन विभिन्न अनुसंधानों से प्राप्त ज्ञान का प्रयोग अन्य आर्द्र भूमियों के संरक्षण में करता है। साथ ही यह संगठन को अतिरिक्त साधनों को विकसित करने तथा अधिक अनुसंधान को प्रोत्साहित करने में मदद करता है। नेक्स्ट, जैव विविधता को अधिकतम संकट है। ए प्राकृतिक निवास एवं वनस्पतियों के विनाश से, बी अनुप्रयुक्त कृषि प्रक्रियाओं से, सी जलवायु परिवर्तन से, डी जल प्रदूषण से। राइट आंसर ए प्राकृतिक निवास एवं वनस्पतियों के विनाश से। आइए इसकी व्याख्या। यद्यपि उपर्युक्त चारों कारक जैव विविधता को प्रभावित करते हैं, तथापि प्राकृतिक निवास एवं वनस्पतियों के विनाश से जैव विविधता को अधिकतम संकट उत्पन्न होता है। अनेक वैज्ञानिक अध्ययन की इस बात की पुष्टि करते हैं कि प्राकृतिक निवास एवं वनस्पतियों के विनाश
से बड़ी मात्रा में जैव विविधता का ह्रास होता है, क्योंकि इस स्थिति में जीव जंतुओं एवं वनस्पतियों को अनुकूलन का भी अवसर नहीं मिलता। अन्य परिस्थितियों में अनुकूलन के कारण जैव विविधता का ह्रास कम हो जाता है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल किस प्रकार केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से भिन्न है? पहला, एनजीटी का गठन एक अधिनियम द्वारा किया गया है, जबकि सीपीसीबी का गठन सरकार के कार्यपालक आदेश द्वारा किया गया है। दूसरा, एनजीटी पर्यावरणीय न्याय उपलब्ध कराता है और उच्चतर न्यायालयों में मुकदमों के भार को कम करने में सहायता करता है, जबकि सीपीसीबी झरनों और कुओं की सफाई को प्रोत्साहित करता है तथा देश में वायु की गुणवत्ता में सुधार लाने का लक्ष्य रखता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ए, केवल एक, बी, केवल दो, सी, एक और दो दोनों, डी, न तो एक न ही दो। राइट आंसर बी, केवल दो। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना अक्टूबर 2010 में राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के तहत वनों एवं अन्य प्राकृतिक संसाधनों के पर्यावरण संरक्षण से संबंधित मामलों के प्रभावी एवं तीव्र निपटान के लिए की गई थी। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एक संविधिक संगठन है जिसका गठन सितंबर 1974 में जल निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 के तहत किया गया था, अतः कथन एक असत्य है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन पारिस्थितिक तंत्र के विषय में सही नहीं है? ए, यह जैविक एवं अजैविक दोनों संघटकों से युक्त होता है। बी, इसकी अपनी स्वयं की उत्पादकता होती है। सी, यह एक बंद तंत्र होता है। डी, यह प्राकृतिक संसाधन तंत्र होता है। राइट आंसर सी, यह एक बंद तंत्र होता है। यह कथन गलत है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र एक खुला तंत्र होता है क्योंकि इसमें ऊर्जा तथा पदार्थों का लगातार निवेश तथा बहिर्गमन होता रहता है, यानी इनपुट और आउटपुट। ध्यातत्व है कि बंद तंत्र में यह प्रक्रिया नहीं होती है। अन्य सभी विकल्प सही हैं। नेक्स्ट, यदि अंतरराष्ट्रीय महत्व की किसी आर्द्र भूमि को मॉन्ट्रियो रिकॉर्ड के अधीन लाया जाए तो इसका क्या अभिप्राय है या इससे क्या अभिप्राय है? ए, मानव हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप आर्द्र भूमि में पारिस्थितिक स्वरूप में परिवर्तन हो गया है, हो रहा है या होना संभावित है। बी, जिस देश में आर्द्र भूमि अवस्थित है उसे आर्द्र भूमि के कोर से 5 किलोमीटर के दायरे में मानव क्रियाकलाप को निषिद्ध करने के लिए विधि अधिनियमित करना चाहिए। सी, आर्द्र भूमि का बचा रहना इसके आसपास रहने वाले कतिपय समुदायों की सांस्कृतिक प्रथाओं तथा परंपराओं पर निर्भर करता है और इसलिए उसके अंदर की सांस्कृतिक विविधता को नष्ट नहीं किया जाना चाहिए। डी, इसे विश्व विरासत स्थल की स्थिति प्रदान की गई है। राइट आंसर ए। आइए इसकी व्याख्या। मॉन्ट्रियो रिकॉर्ड उन अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों की सूची में
उन आर्द्रभूमियों का रजिस्टर है जहां मानवीय हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप आर्द्रभूमि के पारिस्थितिक स्वरूप में परिवर्तन या तो हो गया है या हो रहा है या होना संभावित है। नेक्स्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट वह प्रक्रिया है ए जिसमें पौधे उगाने के लिए समान तापमान प्राप्त किया जाता है, बी जिसमें वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा इंफ्रारेड विकसित शोषित कर लिए जाने से वायुमंडल का तापमान बढ़ता है, सी जिसमें बंजर पर्वतों या पहाड़ियों को हरा भरा किया जाता है, डी जिसमें गहरे पानी का रंग हरा नजर आता है। राइट आंसर बी। आइए इसकी व्याख्या। ग्रीन हाउस प्रभाव एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी ग्रह या उपग्रह के वातावरण में मौजूद कुछ गैसें या उस ग्रह उपग्रह के वातावरण के ताप को अपेक्षाकृत अधिक बनाने में मदद करती हैं। विश्वव्यापी ताप वृद्धि के पीछे मुख्य कारण कार्बन डाइऑक्साइड गैस है जिसे ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड भी इसी प्रकार की गैसें हैं। ये सभी गैस जो वातावरण की ऊष्मा को सोख लेती हैं। नेक्स्ट, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेंशन ढांचा किससे संबंधित है? ए जीवाश्म ईंधन के उपयोग में कमी, बी कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कमी, सी यूरेनियम उत्पादन में कमी, डी ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी। राइट आंसर डी ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी। आइए इसकी व्याख्या। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेंशन ढांचा ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाने से संबंधित है। ज्ञातव्य है कि कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैसों के अंतर्गत ही आता है। नेक्स्ट, कार्बन क्रेडिट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए कार्बन क्रेडिट प्रणाली क्योटो प्रोटोकॉल के संयोजन में संपुष्ट की गई थी, बी कार्बन क्रेडिट उन देशों या समूह को प्रदत्त की जाती है जो ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन घटाकर उसे उत्सर्जन अभियान के नीचे ला चुके होते हैं, सी कार्बन क्रेडिट का लक्ष्य कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में हो रहे वृद्धि पर अंकुश लगाना है, डी कार्बन क्रेडिट का क्रय विक्रय संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा समय समय पर नियत मूल्यों के आधार पर किया जाता है। राइट आंसर डी। आइए इसकी व्याख्या। क्योटो प्रोटोकॉल के तहत पर्यावरण में कार्बन उत्सर्जनों को कम करने के लिए कार्बन क्रेडिट प्रणाली लागू की गई थी। इस प्रणाली के तहत किसी देश में उपलब्ध उद्योगों के अनुसार उस देश के द्वारा किए जाने वाले अधिकतम कार्बन उत्सर्जनों का निर्धारण किया जाता है। किसी देश या समूह को उसके निर्धारित अधिकतम कार्बन उत्सर्जनों में से प्रति मीट्रिक टन की कटौती करने पर एक कार्बन क्रेडिट प्रदान किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कार्बन क्रेडिट का क्रय विक्रय उनके वर्तमान बाजार मूल्य के आधार पर किया जाता है। नेक्स्ट, भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना प्रकाशित हुई। ए 2008 में, बी 2012 में, सी 2014 में,
डी 2015 में। राइट आंसर ए 2008 में। आइए इसकी व्याख्या। जून 2008 में तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जलवायु परिवर्तन पर भारत की प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना को जारी किया था। नेक्स्ट, ओजोन परत मानव के लिए उपयोगी है क्योंकि ए वह वायुमंडल को ऑक्सीजन प्रदान करती है, बी वह सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों को पृथ्वी पर नहीं आने देती, सी वह पृथ्वी का तापमान संतुलित रखती है, डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर बी। आइए इसकी व्याख्या। ओजोन ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनने वाली एक गैस है जो वायुमंडल में बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। जमीन की सतह के ऊपर अर्थात निचले वायुमंडल में यह एक दूषक है, जबकि ऊपरी वायुमंडल में ओजोन के रूप में यह सूर्य के पराबैंगनी विकिरण या अल्ट्रावायलेट किरणों से पृथ्वी पर जीवन को बचाती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, ओजोन जैविक जीवन के लिए परमावश्यक है। दूसरा, ओजोन परत पृथ्वी को उच्च ऊर्जा विकिरण से संरक्षित करती है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 न ही 2। राइट आंसर ए केवल 1। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। ओजोन परत सूर्य से उच्च आवृत्ति के पराबैंगनी प्रकाश की 93 to 99% मात्रा अवशोषित कर लेती है, जो पृथ्वी पर जीवन के लिए हानिकारक है। ओजोन परत के अभाव में सूर्य की पराबैंगनी किरणों से जैविक जीवन को अत्यधिक हानि पहुंचती है। इस दृष्टि से दोनों कथन सही हैं। इसका राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए। पहला, अरुणाचल प्रदेश। दूसरा, हिमाचल प्रदेश। तीसरा, मिजोरम। उपयुक्त राज्यों में से किनमें उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदापर्णी वन होते हैं? ए केवल 1, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। राइट आंसर सी केवल 1 और 3। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा 200 से 300 सेंटीमीटर के बीच होती है, जैसे पश्चिमी घाट। दिए गए राज्यों में अरुणाचल प्रदेश एवं मिजोरम में उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन पाए जाते हैं, जबकि हिमाचल प्रदेश में मुख्यतः उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती एवं उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट, भारत के एक विशेष क्षेत्र में स्थानीय लोग जीवित वृक्षों की जड़ों का अनुवर्धन कर इन्हें जलधारा के आर पार सुदृढ़ पुलों के रूप में रूपांतरित कर देते हैं। जैसे जैसे समय गुजरता है यह पुल और अधिक मजबूत हो जाते हैं। यह अनोखे जीवित जड़ पुल कहाँ पाए जाते हैं? ए मेघालय, बी झारखंड, सी तमिलनाडु, डी नागालैंड। राइट आंसर
ए मेघालय। आइए इसकी व्याख्या। अगर किसी पेड़ को काटे बिना उससे पुल बना दिए जाएं तो इस पुल को ही जीवित पुल या प्राकृतिक पुल कहते हैं। मेघालय राज्य में कई जीवित पुल पाए जाते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा भारत में निर्वनीकरण का प्रभाव नहीं है? ए हिमालय में जल स्रोतों का सूखना, बी जैव विविधता की हानि, सी नगरीकरण, डी मृदा अपरदन। राइट आंसर सी नगरीकरण। आइए इसकी व्याख्या। नगरीकरण निर्वनीकरण का प्रभाव नहीं, जबकि यह निर्वनीकरण के कारणों में से एक है। बढ़ती आबादी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नगरों और वास स्थानों का विस्तार वनों एवं जैव विविधता को प्रभावित करता है। नगरों की आवश्यकताओं के संदर्भ में वनों की कटाई से वन क्षेत्र कम हुए हैं। इसके विपरीत हिमालय में जल स्रोतों का सूखना, जैव विविधता की हानि एवं मृदा अपरदन वनोन्मूलन या निर्वनीकरण के प्रभाव हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित कार्यक्रमों पर ध्यान दीजिए। पहला, वनीकरण और व्यर्थ भूमि विकास। दूसरा, पुनर्वनीकरण और विद्यमान वनों में पुनः पौधरोपण। तीसरा, लकड़ी के अन्य विकल्पों को प्रोत्साहन और अन्य प्रकार के ईंधन की पूर्ति। चौथा, पीड़कों और कीटों से होने वाले क्षय से वन्य क्षेत्र की हानि को रोकने के लिए पीड़कनाशकों और कीटनाशकों के व्यापक प्रयोग का संवर्धन। राष्ट्रीय वन नीति 1988 में सम्मिलित है। ए 1, 2, 3 और 4, बी 2 और 4, सी 1, 2 और 4, डी 1, 2 और 3। राइट आंसर डी 1, 2 और 3। आइए इसकी व्याख्या। राष्ट्रीय वन नीति 1988 में सम्मिलित है। पहला, वनीकरण एवं व्यर्थ भूमि विकास। दूसरा, पुनर्वनीकरण और विद्यमान वनों में पुनः पौधरोपण। तीसरा, लकड़ी के अन्य विकल्पों को प्रोत्साहन और अन्य प्रकार के ईंधन की पूर्ति, जबकि पीड़कनाशकों और कीटनाशकों के व्यापक प्रयोग का संवर्धन इसमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारतीय पशु कल्याण बोर्ड पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन स्थापित है। दूसरा, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एक संवैधानिक निकाय है। तीसरा, राष्ट्रीय गंगा नदी द्रोणी प्राधिकरण की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ए केवल 1, बी केवल 2 और 3, सी केवल 2, डी 1, 2 और 3। राइट आंसर बी केवल 2 और 3। आइए इसकी व्याख्या। भारतीय पशु कल्याण बोर्ड देश में पशुओं के कल्याण को बढ़ावा देने तथा पशु कल्याण कानूनों पर एक संवैधानिक सलाहकारी निकाय है। इसकी स्थापना पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के अनुच्छेद 14 के तहत की गई है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय है। केंद्र सरकार के एक अधिसूचना के द्वारा 20 फरवरी 2009 को राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण की स्थापना की गई। प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट, मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र अभिसमय यानी यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन का क्या महत्व है? पहला, इसका उद्देश्य नव प्रवर्तनकारी राष्ट्रीय कार्यक्रमों
एवं समर्थक अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों के माध्यम से प्रभावकारी कार्रवाई को प्रोत्साहित करना है। दूसरा, यह विशेष रूप से दक्षिण एशिया एवं उत्तरी अफ्रीका के क्षेत्रों पर केंद्रित है तथा इसका सचिवालय इन क्षेत्रों को वित्तीय संसाधनों के बड़े हिस्से का नियंत्रण सुलभ कराता है। तीसरा, यह मरुस्थलीकरण को रोकने में स्थानीय लोगों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने हेतु ऊर्ध्वगामी उपागम यानी बॉटम अप अप्रोच के लिए प्रतिबद्ध है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल एक, बी केवल दो और तीन, सी केवल एक और तीन, डी एक, दो और तीन। राइट आंसर सी केवल एक और तीन। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र अभिसमय यानी यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन की स्थापना वर्ष 1994 में की गई थी। यह अकेला कानूनन बाध्यकारी समझौता है जो पर्यावरण एवं विकास तथा टिकाऊ भूमि प्रबंधन को संयुक्त रूप से पेश करता है। इसका उद्देश्य नव प्रवर्तनकारी राष्ट्रीय कार्यक्रमों एवं समर्थक अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों के माध्यम से प्रभावकारी कार्रवाई को प्रोत्साहित करना है। UNCCD मरुस्थलीकरण को रोकने में स्थानीय लोगों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने हेतु ऊर्ध्वगामी उपागम यानी बॉटम अप अप्रोच के लिए प्रतिबद्ध है। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ सूची 1 में है राष्ट्रीय पार्क, दूसरे तरफ सूची 2 में है राज्य। ए दाचीगाम पहला आंध्र प्रदेश, बी पापीकोंडा दूसरा जम्मू एवं कश्मीर, सी सरिस्का तीसरा राजस्थान, डी बांदीपुर चौथा कर्नाटक। इसका कूट ए 3 1 2 4, बी 2 1 3 4, सी 1 2 4 3, डी 3 4 2 1। राइट आंसर बी 2 1 3 4। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। दाचीगाम जम्मू कश्मीर, पापीकोंडा आंध्र प्रदेश, सरिस्का राजस्थान, बांदीपुर कर्नाटक। नेक्स्ट, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ है आर्द्र भूमि, दूसरे तरफ नदियों का संगम। पहला हरिके आर्द्र भूमि, व्यास और सतलुज का संगम। दूसरा केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान, व्यास और चंबल का संगम। तीसरा कोलेरू झील, मूसी और कृष्णा का संगम। उपयुक्त युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? ए केवल एक, बी 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1 2 और 3। राइट आंसर ए केवल एक। आइए इसकी व्याख्या, केवल एक। हरिके आर्द्र भूमि पंजाब प्रांत में व्यास और सतलुज के संगम पर स्थित है, जबकि केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान प्रांत के भरतपुर में गंभीर और बाणगंगा नदी के संगम पर स्थित है। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में कृष्णा और गोदावरी नदियों के डेल्टा में स्थित ताजे पानी की एक झील है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर हमें बताएं और अपने दोस्तों के बीच भी अधिक से अधिक शेयर करें। आगामी आने वाले वीडियो के लिए
लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अन्य किसी तरह की सहायता के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर है 9873727085। थैंक यू।